हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है हमारा वर्किंग कैपिटल का। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और लाइबिलिटीज़ जैसे पेबल्स को मैनेज करना, ताकि लिक्विडिटी और ऑपरेशन स्मूथ रहें। ये डेली बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी फंड्स का बैलेंस रखता है। डिविडेंड डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दिया जाए और कितना री इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाए। ये कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, सबसे पहला लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल डेली ऑपरेशंस के लिए पैसा अवेलेबल रखती है ताकि बिजनेस स्मूथली चले। ये इंश्योर करती है कि बिल्स, सैलरीज और दूसरे एक्सपेंसेस टाइम पे हो सके। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। सही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कॉस्ट जैसे एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखने का खर्चा और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाती है। ये कंपनी के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करती है। तीसरा शेयर होल्डर वैल्यू है। देखो, डिविडेंड डिसीजंस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का सिग्नल देते हैं और स्टॉक प्राइसेस पे असर डालते हैं। अच्छे डिविडेंड से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का। रिटेन्ड अर्निंग्स जो प्रॉफिट डिविडेंड के बाद बचता है को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, देखो, मान लो 2025 में एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 200 करोड़ के ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइज करती है और 50 करोड़ डिविडेंड देती है ताकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहे। ये बैलेंस लिक्विडिटी और शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वो बेसिकली है मिलर ORR मॉडल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको अब हम करते हैं। देखो, मिलर ORR मॉडल एक कैश मैनेजमेंट टूल है जो कंपनी के कैश बैलेंस का ऑप्टिमल लेवल डिसाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि कैश ना ज़्यादा हो ना कम, परफेक्ट बैलेंस रहे। ये मॉडल एक्सेस कैश रखने के कॉस्ट जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कैश शॉर्टेज के रिस्क को मिनिमाइज करता है। ये कंपनी के कैश फ्लो को एफिशिएंट बनाता है। ये मॉडल ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कैश ट्रांसफ़र करने का खर्चा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश रखने का लॉस्ट रिटर्न और कैश फ्लोज की वोलेटिलिटी को कंसीडर करते हैं ताकि टारगेट कैश बैलेंस और अपर या लोअर लिमिट सेट करें। अपर और लोअर लिमिट्स कैश को कंट्रोल में रखते हैं ताकि बिजनेस स्मूथली चले। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल कंपनी के करंट एसेट्स जैसे कैश या इन्वेंट्री और करंट लायबिलिटीज़ जैसे पेबल्स के डिफरेंस को कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल फंड शो करते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी के पास डेली बिजनेस चलाने के लिए कितना लिक्विड फंड है। अब थोड़े से आगे चलते हैं। इसमें अब दो मेन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंपनी के टोटल करंट एसेट्स यानी कैश, इन्वेंट्री या रिसीवेबल को कहते हैं। ये सिर्फ एसेट्स पे फोकस करता है, लायबिलिटीज़ को इग्नोर करता है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज़ घटाकर निकाली जाती है। ये एक्चुअल इक्विटी पोजीशन को शो करता है। अब अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला करंट एसेट। करंट एसेट्स में कैश, अकाउंट रिसीवेबल यानी बाकी पैसा, इन्वेंट्री जिसे स्टॉक होता है जो, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये शामिल होते हैं। ये वो एसेट्स हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल यानी सप्लायर्स को बाकी पैसा देना, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए और एक्रूड एक्सपेंसेस यानी जो आपके पेंडिंग बिल्स हैं वो शामिल होते हैं। ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो शॉर्ट टर्म में सेटल करने पड़ते हैं।
अगर एग्जांपल दूं, मान लो एक रिटेल कंपनी के पास 300 करोड़ के करंट एसेट हैं और 200 करोड़ करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल 100 करोड़ है। ये बताता है कि कंपनी के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा फंड्स हैं ऑपरेशंस के लिए। अब फर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें उसके करंट एसेट्स में, तो देखो वर्किंग कैपिटल वो फंड्स हैं जो कंपनी के डेली ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सो ये ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था जिसका सही आंसर था क्रॉस वर्किंग कैपिटल, जो कंपनी के करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट को रेफर करता है। ये टोटल करंट एसेट का वैल्यू बताता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंपनी के करंट एसेट का टोटल वैल्यू है, जैसे कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फर्म के शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टेड अमाउंट को शो करता है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो एसेट्स में है जो 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। ये लिक्विडिटी के लिए ज़रूरी एसेट्स का टोटल बताता है। ये मेजर्स सिर्फ करंट एसेट पे फोकस करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ को कंसिडर नहीं करते, इसीलिए ये ग्रॉस लेवल पे इन्वेस्टमेंट को देखता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। देखो मैन्युफैक्चरिंग फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम है जो रॉ मटेरियल्स को सेल्स के थ्रू कैश में कन्वर्ट करने में लगता है। ये बिजनेस के कैश फ्लो प्रोसेस को मेजर करता है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसका सीक्वेंस पूछा गया था। सो सही सीक्वेंस के हिसाब से रॉ मटेरियल सबसे पहले, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर रिसीवेबल्स एंड लास्ट में पेएबल डेफरल। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है कि कैसे रॉ मटेरियल कैश बन जाते हैं, जो अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। बीइंग एन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला करते हैं, सबसे पहले जो आता है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। साइकिल रॉ मटेरियल खरीदने से शुरू होता है जो प्रोडक्शन तक स्टोर किया जाता है। ये इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का टाइम बताता है। ये पीरियड रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री में रहने के टाइम को मेजर करता है। ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लॉक होती है। रॉ मटेरियल फिर दूसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस का मिडल स्टेज है। ये पीरियड रॉ मटेरियल्स को सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाने में लैग टाइम को कवर अप करता है। इसमें लेबर और मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, आगे बात करें जो तीसरी है वो है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फिनिश गुड्स को सेल्स तक फिनिश इन्वेंट्री में रखा जाता है। ये स्टॉक में रेडी प्रोडक्ट्स का टाइम है। ये पीरियड कंप्लीशन से सेल तक का टाइम मेजर करता है। ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। फिर आता है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। सेल्स के बाद जो क्रेडिट पे होती हैं, यानी कंपनी कस्टमर से कैश कलेक्ट करने का वेट करती है। ये क्रेडिट सेल का कलेक्शन टाइम है। ये पीरियड रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करने का टाइम रिफ्लेक्ट करता है। कम टाइम मतलब बेटर कैश फ्लो। और जो फिफ्थ आता है सीक्वेंस में वो आता है पेबल्स डेफरल पीरियड। साइकिल रॉ मटेरियल के पेमेंट से ख़त्म होता है क्योंकि कंपनी सप्लायर्स को पेमेंट डेफर करती है। ये क्रेडिट से सप्लायर को पैसे ना देने का टाइम है। ये पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से घटाया जाता है ताकि कैश कन्वर्जन साइकिल निकाला जा सके। ज़्यादा डेफरल पीरियड कैश को फ्री रखता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारे आती हैं वो आती हैं वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। देखो कंपनीज लिक्विडिटी यानी पैसे की अवेलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं। ये पॉलिसीज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी में करंट एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्री का हाई लेवल रखा जाता है ताकि लिक्विडिटी इंश्योर हो। ये सेफ अप्रोच है, कम रिस्क वाली। इस पॉलिसी में रिस्क कम होता है पर रिटर्न भी लो होता है। ज़्यादा कैश होल्ड करने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। अगर एग्जांपल बताऊं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी 500 करोड़ कैश होल्ड करती है सप्लाई चेन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ये कंजर्वेटिव अप्रोच से स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। फिर आती है एग्रेसिव पॉलिसी। एग्रेसिव पॉलिसी में करंट एसेट्स का लो लेवल रखा जाता है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा रिलायंस होता है। ये रिस्की अप्रोच है पर हाई रिटर्न का चांस। इसमें हाई रिस्क हाई होता है पर रिटर्न भी हाई मिल सकती है। शॉर्ट टर्म फंड से कॉस्ट कम होती है।
अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप इन्वेंट्री को मिनिमाइज करता है कॉस्ट कम करने के लिए, पर स्टॉक आउट्स का रिस्क लेता है। ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आती है मॉडरेट पॉलिसी। मॉडरेट पॉलिसी बैलेंस्ड अप्रोच है जो एडिक्वेट लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करती है, ना ज़्यादा सेफ ना ज़्यादा रिस्की। अगर एग्जांपल दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2:1 करंट रेशियो मेंटेन करती है स्टेबिलिटी के लिए। ये मॉडरेट लेवल पे लिक्विडिटी और ऑपरेशंस को बैलेंस करता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती हैं टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल। इसमें सबसे पहले कैश मैनेजमेंट। देखो, कैश बजटिंग कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस का फोरकास्ट करती है ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ये फ्यूचर कैश नीड्स का प्लान बनाती है। कैश कन्वर्जन साइकिल यानी CCC कैश आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच टाइम को मिनिमाइज करता है। ये वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अगर फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला में इन्वेंटरी पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड माइनस पेबल्स डेफरल पीरियड से CCC निकाला जाता है, यानी कैश कन्वर्जन साइकिल। कम CCC मतलब बेटर कैश मैनेजमेंट। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी के 30 दिन इन्वेंट्री, 45 दिन रिसीवेबल्स और 60 दिन पेबल से CCC 15 डेज का निकलेगा। ये बताता है कि कैश 15 डेज लॉक रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा आता है उसकी अगर हम बात करें, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, EOQ, इसमें सबसे पहले EOQ ऑर्डर साइज को ऑप्टिमाइज करता है ताकि होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का की टूल है। फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, 2DS, यानी सिंपल यहाँ पे मैं आपको मेंशन ही कर देता हूँ, EOQ इज इक्वल टू 2 एनुअल डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड करके उसका अंडर रूट। ये आपका EOQ का फॉर्मूला है जिससे EOQ निकाला जाता है, जहाँ D डिमांड है, जो S है या O कह लो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और C या H होल्डिंग कॉस्ट होती है। ये आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपकी एनुअल डिमांड 10 या यूनिट्स हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 है, कैरिंग कॉस्ट 10 है। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में पुट ऑन करें तो EOQ लगभग 1414 यूनिट्स आता है। ये ऑप्टिमल ऑर्डर साइज बताता है कॉस्ट कम करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम। देखो, जस्ट इन टाइम सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अप्रोच है जहाँ मटेरियल्स और प्रोडक्ट सिर्फ एक्चुअल डिमांड के हिसाब से रिसीव और प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टॉक रखने से बचाता है। GIT इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने और इन्वेंट्री लेवल्स को एफिशिएंटली कंट्रोल करने का गोल रखती है। ये वेस्ट कम करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, अब हम करने जा रहे हैं ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस इन्वेंट्री आइटम्स को उनके यूसेज वैल्यू के हिसाब से क्लासीफाई करता है। A हाई वैल्यू, B मीडियम, C लो वैल्यू आइटम्स होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है FS&D एनालिसिस। देखो, FS&D एनालिसिस आइटम्स को यूसेज रेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरीज में बनाते हैं, यानी फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग एंड डेड। ये स्टॉक टर्नओवर को एनालाइज करता है। फिर वेद एनालिसिस आता है। वेद एनालिसिस आइटम्स को उनके क्रिटिकल यूज़ के डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरीज में बांटता है, लाइक वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। ये इंपॉर्टेंट आइटम्स पे फोकस करता है। फिर आता है आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो वो लेवल बताता है जहां न्यू ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए ताकि स्टॉक आउट्स ना हो। ये लेट टाइम और डिमांड के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिसीवेबल्स एंड पेबल्स मैनेजमेंट का। रिसीवेबल मैनेजमेंट, देखो, रिसीवेबल मैनेजमेंट्स में अर्ली पेमेंट्स के लिए डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं, लाइक जैसे 2% डिस्काउंट 10 दिन में, नेट अगर 30 डेज़ का टाइम है। ये कलेक्शन टाइम को कम करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी 10 दिन में पेमेंट पे 2% डिस्काउंट ऑफर करती है जो रिसीवेबल पीरियड को कम करता है। ये कैश फ्लो इम्प्रूव करता है। अगर यही पेबल्स मैनेजमेंट की बात करें, पेबल्स मैनेजमेंट में क्रेडिट टर्म्स के अंदर पेमेंट्स डिले किए जाते हैं ताकि कैश अवेलेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। ये फ्री क्रेडिट के फ़ायदा उठाता है। लाइक अगर एग्जांपल दूँ, एक कंपनी सप्लायर से 60 दिन क्रेडिट टर्म्स नेगोशिएट करती है लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए। ये वर्किंग कैपिटल को फ्री रखता है।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। देखो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को कहते हैं जो डेली ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल है। ये कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करता है। कुछ फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बिजनेस के नेचर और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सो सही ऑप्शन के मुताबिक जो पेपर में थी, बिजनेस की नेचर, बिजनेस का साइकिल और क्रेडिट पॉलिसी को की फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल की अमाउंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिनको अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहला नेचर। देखो बिजनेस का टाइप वर्किंग कैपिटल नीड्स पे बहुत असर डालता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्री के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जबकि सर्विस फर्म की इन्वेंट्री कम होती है पर रिसीवेबल्स के लिए फंड्स चाहिए। ये बिजनेस नेचर के हिसाब से अलग होता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्केट बिजनेस साइकिल। देखो इकोनॉमिक साइकिल्स जैसे बूम या रिसेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे असर डालते हैं। बूम में डिमांड बढ़ने से ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है। बूम में इंक्रीज डिमांड के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। रिसेशन में सेल्स कम होने से नीड्स घट जाती हैं पर कैश फ्लो अफेक्ट होते हैं। ये फ्लक्चुएशंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्रेडिट पॉलिसी की बात करें, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी यानी कस्टमर्स को मान लो 30 दिन का क्रेडिट या सप्लायर से टर्म्स होगी इसमें आते हैं, ये वर्किंग कैपिटल पे डायरेक्टली असर डालते हैं। लिबरल पॉलिसी से रिसीवेबल बढ़ते हैं, लिबरल क्रेडिट से रिसीवेबल बढ़ते हैं और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए स्ट्रिंजेंट पॉलिसी से कम। ये पॉलिसी वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करती है। अब इसमें जो दो गलत ऑप्शन थी वो थी, सबसे पहला लॉन्ग टर्म सोर्स। देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जैसे इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन्स, फिक्स्ड एसेट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं। जो शॉर्ट टर्म सोर्सेस यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट से फंड होते हैं, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को अलग रखता है। एम्प्लॉय स्किल्स की बात करें, एम्प्लॉय स्किल्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे असर डालते हैं पर वर्किंग कैपिटल के डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट फैक्टर है, ये कोई डायरेक्ट फैक्टर नहीं है। अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल तब होती है जब कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म एसेट से ज़्यादा होती है। ये लिक्विडिटी रिस्क को इंडिकेट करती है। इससे मतलब है कि शॉर्ट टर्म फंड्स यानी लायबिलिटीज़ को फिक्स्ड एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म को फाइनेंस करने में यूज़ किया गया है। ये एग्रेसिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी का साइन है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन है रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी जो आपका स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी। देखो एक इसमें ना स्टेटमेंट थी, एन इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि करंट एसेट जैसे कैश, रिसीवेबल्स या इन्वेंट्री एक साल में कैश में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। इनका इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है। जब करंट एसेट बढ़ते हैं तो वर्किंग कैपिटल में भी इंक्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लिक्विडिटी को बूस्ट करता है। अब दूसरी स्टेटमेंट थी, एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ जैसे पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स कह लो, एक साल में सेटल होने वाले ऑब्लिगेशंस होते हैं, इनका इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को घटाता है। जब करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए ज़्यादा फंड्स चाहिए जो वर्किंग कैपिटल को कम करते हैं। ये फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कहीं ना कहीं चीज़ करती है। ठीक है जी। अब आगे बात करें, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिकली जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा अग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच के रिलेटेड है। देखो अग्रेसिव अप्रोच वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का तरीका है जहां कंपनी अपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स का एक हिस्सा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा करती है। ये रिस्की पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स या ट्रेड क्रेडिट का यूज़ लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है पर रिस्क को बढ़ाता है। अग्रेसिव अप्रोच लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को मिनिमाइज करने का गोल रखती है
जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। ये कॉस्ट सेविंग्स पे फोकस करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे रिलाई करके कंपनी लो इंटरेस्ट रेट्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाती है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं डायनामिक बनाता है। अब क्वेश्चन है फैक्टर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म, इसको करने जा रहे हैं। अगेन रिपीट ही है। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस का नेचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वर्किंग कैपिटल पे कहीं ना कहीं असर डालती है। एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्वेंट्री टाइम कम हो सकता है। तीसरा क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो क्रेडिट पॉलिसी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को अफेक्ट करती है। लिबरल क्रेडिट से रिसीवेबल बढ़ते हैं। और लास्ट आता है पॉइंट मार्केट एंड डिमांड कंडीशन। ये वर्किंग कैपिटल इन्फ्लुएंस करती हैं। हाई डिमांड में ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इस सेशन के, ट्रेड ऑफ प्लान। देखो ट्रेड ऑफ प्लान वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी मानी जाती है। ये कॉस्ट और रिस्क के बीच बैलेंस बनाती है। ट्रेड ऑफ प्लान वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए वाइडली रिकॉग्नाइज स्ट्रेटजी है। ये बैलेंस्ड अप्रोच है। इसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट और इनएडिक्वेट लिक्विडिटी के रिस्क के बीच बैलेंस बनाया जाता है। ये ऑप्टिमल लेवल पे काम करता है। ये फंड्स के कॉस्ट और एक्सेस वर्किंग कैपिटल होल्ड करने के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों को कंसीडर करता है। ये एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ को प्रमोट करता है। ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ ढूंढकर कंपनी सफिशिएंट लिक्विडिटी इंश्योर करती है और फाइनेंसिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। ये प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बैलेंस करता है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।